एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी, जिसके दो बेटे थे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम था विजय। बड़े बेटे अजय की शादी उमा नाम की लड़की से हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और घमंडी थी। ओ माँ, तूने फिर से किचन में सब कुछ खुला छोड़ दिया? हाँ माँ जी, क्या हुआ बताइए। आप तो बस रोज सुबह से ही चिल्लाने लगती हो, अब क्या हुआ है? खाने में देख छिपकली गिर गई है, अब ये खाना फेंकना पड़ेगा। कितनी बार बोला है खाना ढक के रखा कर। तो क्या हुआ माँ जी, एक टाइम का ही तो खाना है, छिपकली गिरा हुआ खाना तो नहीं खा सकते ना। हेमा का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा होता है। माँ देख, मैं तेरे लिए दूसरी बहू ले आया। हेमा और उमा दोनों ही किचन से बाहर आकर देखते हैं कि विजय शादी करके एक लड़की को अपने साथ लाया था, जिसका नाम नैन्सी था, जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं थी, पर वो अमीर घर की होते हुए भी बहुत समझदार थी। बेटा, ये कौन है? ये किस परिवार से है? तूने बिना कुछ देखे समझे शादी कर ली? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये नैसी है, ये एक अच्छे परिवार से है। क्या देवर जी, आप किसी को भी बोलोगे कि अच्छे परिवार से और हम मान लेंगे? हाँ भाभी, आपसे तो अच्छा और अमीर ही परिवार है नैन्सी का। उमा नजरें नीचे करके चुप हो जाती है और हेमा उसका स्वागत करने लगती है। दूसरे दिन सुबह नैन्सी उठकर किचन में जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? जो तेरा दिल करे बहू, पर एक बात का ध्यान रखना कि खाना सिर्फ 5 लोगों का ही बनना चाहिए। उमा बहू की तरह नहीं कि 10 लोगों का खाना बना दो। हाँ माँ जी, जब मेरी शादी हुई मुझे नहीं पता था कि 10 लोगों का खाना या 5 लोगों का खाना कितना बनता है। तुम्हें आता ही क्या था, इतना बर्बाद करती हो तुम। हाँ, सब कुछ मैं ही तो बर्बाद करती हूँ। अब आई तो है आपकी समझदार बहू। ये सब देखने के लिए तुम्हें गरीब घर से ब्याह कर नहीं लाए थे। मैंने तो सोचा था तुम गरीब हो तो घर को संभाल लोगी, पर जब से आई हो बर्बाद ही कर रही हो। माँ जी, आप तो बस करो, जब देखो सुनाती रहती हो। तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? देख ले बेटा, तेरी पत्नी कैसे सुन रही है। क्या हुआ जो तुम माँ जी को उल्टा जवाब दे रही हो? सुन लो जी, आप घर की बातों में बीच में ना बोलो तो अच्छा होगा। इसने अपनी शक्ल देखी है, होगी ये अमीर घर से, पर मैं अपनी रसोई में ऐसे कुछ नहीं करने दूंगी। और ये मेरी रसोई में गई तो मैं रसोई को आग लगा दूंगी। ये क्या कह रही हो बहू? दिमाग तो सही है तुम्हारा। ऐसे करता देख हेमा अपनी दोनों बहू को रसोई में अलग अलग कर देती है। उमा को एक शानदार रसोई मिलती है और दूसरी तरफ नैन्सी को एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। नैन्सी उसे छोटी सी रसोई में ही अपना गुजारा करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन, बहू तेरा ध्यान कहाँ है? देख, दूध सारा निकल गया है। अरे माँ जी, थोड़ा ही तो निकला है, कोई बात नहीं। फोन पर जरूरी बात कर रही थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। उमा किचन में दूध उबालते समय फोन पर बात करने लगती है, जिस कारण से दूध पूरे किचन में गिर जाता है। थोड़ा सा दूध गिरा है, पूरे किचन में दूध गिरा हुआ है और तू बोल रही है कि थोड़ा सा ही गिरा है। उमा अपनी सास को किचन से बाहर निकालते हुए बोलती है, माँ जी आप बाहर जाइए, या किचन आपको साफ करना है? एक तो सारा दूध गिरा दिया और ऊपर से बातें बना रही है। हाँ ठीक है, कर रही हूँ साफ। उमा दूध साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। भाभी थोड़ी चीनी मिलेगी, मेरी रसोई में चीनी खत्म हो गई है। नैन्सी तो फिर से आ गई मेरी किचन में, मैंने तुझे मना किया था ना। भाभी वो मैं चीनी लेने आई थी, विजय ने बोला था भाभी से ले आओ। हमने कोई धर्मशाला खोली है क्या जो चीनी बांटेंगे? ये सुनकर नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी सास आ जाती है। क्या हुआ छोटी बहू, तू यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही है? वो माँ जी, मैं चीनी लेने आई थी पर। नैन्सी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ उमा अपने शानदार किचन में खाना बनाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने छोटे से किचन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। एक दिन उमा अपने किचन में पूरियाँ तल रही होती है कि तभी वहाँ पर हेमा आ जाती है। बहू क्या बना रही है आज? पूरी तल रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको? उमा से अपनी सास के हाथ पर तेल गिर जाता है। हे राम, मेरा हाथ जला दिया तूने। ऐसा बोलकर हेमा चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बेटा मेरा हाथ जल गया। उमा, ये तूने जानबूझकर जलाया है ना? नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? माँ जी आप चलिए यहाँ से, मैं आपके हाथ पर कुछ लगा देती हूँ। चल बहू, वरना ये तो मुझे पूरा ही जला देगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी माँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। जानती हूँ मैं तू कैसी है। नैन्सी हेमा को लेकर वहाँ से चली जाती है और हेमा के हाथ पर दवा लगाने लगती है। हेमा नैन्सी से बोलती है, बहू तू जानती है कि ये उमा कितने गरीब घर से है। वो तो ये बहुत सुंदर थी, इसलिए हम इसकी सुंदरता को देखकर अंधे हो गए थे और हमने कुछ नहीं देखा, वरना ऐसी घमंडी लड़की को तो हम अपने घर की बहू कभी न बनाते। माँ जी ये भाभी से गलती से हुआ है, वो जानबूझकर क्यों ऐसा करेंगी? बेटा तू अभी जानती नहीं है इसको। जब ये पहली
पहली बार रसोई में गई थी ना, जब से ही ये पागल हो गई है। इतनी शानदार रसोई देकर अपने घर पर तो कभी ऐसा देखा नहीं ना। माँ जी ऐसे मत बोलिए, भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। उमा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई सब सुन रही थी। ये सुनकर उमा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी देवरानी से भी। फिर उमा नैन्सी का स्वागत करती है। आओ नैन्सी, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और मेरे किचन में भी। फिर वो दोनों एक ही रसोई में काम करती हैं और खुशहाल जिंदगी बिताती हैं। मनोज बहुत ही गरीब था और अपनी बीवी उषा और बेटे गोपी के साथ माधवपुर में रहा करता था। अपने गुजर बसर के लिए वो लकड़हारे का काम किया करता और उसी से उनकी रोज की जिंदगी कट रही थी। एक दिन गोपी अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा, आपने मेरा नाम गोपी क्यों रखा? कैसा नाम है ये? आपको पता है एक नाटक में बहू का नाम गोपी था। सब मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे बच्चे, तेरा नाम हमने भगवान कृष्ण के नाम पर रखा है क्योंकि तेरी माँ भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है और शादी के 7 साल बाद बड़ी मुरादों के बाद तू हुआ तो हमने तेरा नाम गोपी रख दिया। ठीक है पापा, अब से जब कोई भी मुझे मेरे नाम से चिढ़ाएगा तो मैं उनको ये सब बता दूंगा। गोपी और मनोज बात कर रहे थे कि तभी उषा दाल रोटी थाल में रखकर मनोज के पास लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, बस दोनों बाप बेटे की बातें हो गई हो तो अब खाना खा लो। सुबह गोपी को स्कूल भी जाना है। अब पूरा परिवार साथ में खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही और गांव में जन्माष्टमी की रौनक लगने लगती है क्योंकि कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी। ऐसे में उषा अपने पति मनोज से कहती है, सुनिए जी, मैं इस साल भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख लूँ? उषा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े चाहिए, भोग चाहिए, सब तैयारी कैसे हो पाएगी? मेरी मानो तो इस बार भगवान से माफी मांगकर हाथ जोड़ दो कि हम अपने घर पर जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे। उषा मनोज की बात सुनकर निराश हो जाती है और तभी गोपी मुस्कुराता हुआ स्कूल से घर लौटकर आता है और अपने माता पिता को साथ में देखकर दोनों से कहता है, माँ, आपको पता है आज स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में ना जन्माष्टमी का फंक्शन होने वाला है और टीचर ने मुझे कहना बनाया है। उसके बाद मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत खुश हूँ। हे मुरली वाले, ये किस दुविधा में डाल रहा है? ना ही उषा के व्रत के पैसे हैं और ना ही गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी उत्सव में उसके लिए पोशाक लाने के। हे मुरली वाले, मुझे इस दुविधा से निकाल दे। इस बार मैं भी जन्माष्टमी का व्रत करूँगा। मनोज ये अपने आप से बोलता है और निराश होकर फिर बाहर की ओर चला जाता है। अब जन्माष्टमी को एक दिन शेष था कि तभी उषा की पड़ोसन शांति उसके घर आती है और कहती है, अरे उषा, कल जन्माष्टमी है, तुझे लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान लेने नहीं जाना क्या? इस बार व्रत रखेगी भी या नहीं? शांति, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी पड़ोसन हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। घर में खाने के भी लाले पड़े हैं और फिर गोपी के खर्चे अलग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जन्माष्टमी की तैयारी कैसे करूं। जानती तो मैं हूँ उषा कि तेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो जानबूझ के तुझसे यही पूछकर तेरे जले पर नमक छिड़क रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने की तो बात ही अलग होती है। कोई बात नहीं उषा, अब क्या करें, तू रहने दे, मैं अकेले ही बाजार हो आती हूँ। कल जब व्रत रखूंगी तो तुझे प्रसाद देने आ जाऊंगी, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ। शांति ये बोलकर चली जाती है। दरअसल शांति उषा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि भले ही उषा गरीब थी पर अपने परिवार में खुश थी। वहीं शांति अमीर थी पर उसके घर कोई संतान नहीं थी। अब उषा शांति के जाने के बाद सोचती है, नहीं, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती। मुझे जन्माष्टमी की तैयारी करनी ही होगी। शायद कान्हा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कान्हा की दी हुई हर परीक्षा में अव्वल आऊंगी। उषा ये बोलती है, जिसके बाद वो अपनी एक पुरानी फटी हुई साड़ी निकालकर उसके हाथों से सिलाई कर गोपी के स्कूल के जन्माष्टमी फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार करती है, जिसे पहनकर गोपी कहता है, माँ, ये तो बहुत सुंदर है। जब मैं ये कल पहनूंगा तो सबसे सुंदर लगूंगा। हाँ मेरे लाल, वो तो तू है ही। चलो, मेरी एक दुविधा तो सुलझ गई। बस लड्डू गोपाल मेरी दूसरी परेशानी भी हल कर दे। उषा ये कहती है और गोपी के स्कूल फंक्शन की तैयारी करने लगती है। वहीं मनोज एक ठाकुर के घर लकड़ी का काम करने जाता है और कहता है, साहब, लकड़ी का काम करने आया था। मुझे गांव में किसी ने बताया कि आपके घर में कुछ काम है। हाँ है तो। हमारा एक दीवान थोड़ा आवाज करता है, लेकिन वो हमने विदेश से मंगवाया है। अगर टूट गया तो तुमको इसके पैसे भरने पड़ेंगे। साहब, मैं गरीब, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लूं, बहुत रहता है। गांव में भटक भटक कर तो मैं काम मांगता हूँ, एक दुकान तक नहीं है मेरी। मैं कहाँ से हर्जाना भरूंगा? तो फिर जा यहाँ से, मेरे मुंह मत लग।
मैंने तेरी जिंदगी के कलेश सुनने के पैसे नहीं लिए, समझा तू? नहीं नहीं साहब, मुझे काम की जरूरत है। मैं आपका दीवान ठीक कर दूंगा और हर्जाना हुआ तो भी भर दूंगा। ठाकुर ये सुनकर मनोज को दीवान दिखाता है और मनोज को वहाँ छोड़ देता है, जिसके बाद मनोज कहता है, अगर गोपी और उषा के लिए पैसे चाहिए तो डर मत मनोज, मेहनत कर। मनोज ये कहकर अपना हथौड़ा और कील निकालकर अपना काम शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कई घंटों की मेहनत के बाद दीवान को ठीक करके ठाकुर के पास आकर कहता है, साहब आपका दीवान ठीक हो गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये लो 500 रुपए तुम्हारी आज की मेहनत के। शुक्रिया साहब, लेकिन आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब आपको उस दीवान को फेंक देना चाहिए। उसकी लकड़ी कमजोर हो रही है, वो कभी भी टूट सकता है और आपको चोट आ सकती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? विलायत से मंगवाया हमने वो दीवान और तू बोल रहा है टूट जाएगा। ओ, मैं सब समझ गया, ये इसीलिए बोल रहा है ताकि मैं तुझे नया दीवान बनाने का काम दे दूं। अरे नहीं नहीं साहब, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, लेकिन धोखेबाज और झूठा नहीं हूँ। ये दीवान कमजोर है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सब समझता हूँ मैं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, चल निकल धोखेबाज कहीं का। ठाकुर ये बोलकर मनोज से पैसे छीनकर उससे निकाल देता है और मनोज घर आकर रोते हुए अपनी बीवी उषा से कहता है, मुझे माफ कर दो उषा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। कोई बात नहीं जी, आपने कोशिश की यही बहुत है। शायद कान्हा को कुछ और ही मंजूर होगा, पर आप फिक्र मत करो, मैंने गोपी के स्कूल फंक्शन में ड्रेस का इंतजाम कर दिया है। और रही बात मेरी, तो मैं जन्माष्टमी का व्रत कर लूंगी, बाकी जो उस ऊपर वाले की मर्जी। मनोज और उषा ये बोलकर सो जाते हैं और उषा अगले दिन लड्डू गोपाल की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाती है और उसके आगे सुबह सुबह हाथ जोड़कर कहती है, हे कृष्ण मुरारी, तेरे ये भक्त तेरे लिए व्रत कर रही है, हमारे परिवार की सब समस्या को हर लीजिए। उषा ये कहती है और पूरे दिन सच्ची श्रद्धा से व्रत करती है। और कोई काम ना होने की वजह से मनोज भी घर था और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था कि तभी उनके घर ठाकुर आता है और मनोज उसे देखकर कहता है, साहब आप मेरे घर, सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं मनोज, गलती तो मुझसे हुई है, जो हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी माँ उस दीवान पर लेटी और वो टूट गया। हमको तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, इसीलिए हम तुमको तुम्हारी मेहनत के पैसे वापस करने आए हैं और हम एक लकड़ी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको तुम्हारी जरूरत होगी। क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारे परिवार की सब समस्या ही हल कर दी। ठाकुर ये बोलकर चला जाता है, जिसके बाद गोपी भी खुशी खुशी घर आता है क्योंकि उसके स्कूल के फंक्शन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जिसके बाद मनोज और उषा ठाकुर के दिए पैसों से लड्डू गोपाल के लिए मक्खन, साज श्रृंगार और सामान बहुत कुछ लेकर आते हैं। और ये देखकर उषा की पड़ोसन शांति जल भुन जाती है। इन गरीबों के पास जन्माष्टमी की तैयारी के पैसे कहाँ से आए? खैर कोई नहीं, मेरा क्या, मेरे घर से तो नहीं लिए ना। मनोज भी सुबह से भूखा था, वो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है और ठीक रात को 12 बजे उषा और मनोज कृष्ण जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया करते हैं। अब मनोज भी उषा के साथ हर साल जन्माष्टमी का व्रत करता, क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी की सब मुसीबतों को हर लिया था और कई परेशानियों के बाद भी गरीब की जन्माष्टमी सकुशल मन गई थी।